एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग थोड़ा 2-3 दिन हम लोगों का थोड़ा सा रेगुलर जो सिलसिला था वो थोड़ा सा रुक गया था कुछ फेस्टिवल के कारण। स्वतंत्रता दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उसके बाद आफ्टर जन्माष्टमी, तो ये सब जो हमारे त्यौहार और पर्व थे, फेस्टिवल थे, जिस कारण से थोड़ा वीडियो में थोड़ा कंटिन्यूसली थोड़ा सा रुक गया। लेकिन हमारा सिद्धांत है स्लो एंड स्टडी विद द रेस। फिर भी हम कुछ ना कुछ कंटेंट 15 अगस्त का भी आपको डाले थे ताकि आप लोग ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को यहाँ से देखें। तो आइए आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज, क्योंकि जहाँ में ब्रेक हम लगाए थे, सोचे उस पार्ट को हम पूरा कर देते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हम ग्रह के बारे में पढ़ रहे थे, तो ग्रह को थोड़ा आधा ही पढ़ाए थे हम, अब उसको थोड़ा विस्तार से ग्रह को पढ़ेंगे। आज ग्रह संपूर्ण आपका फाइनल हो जाएगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में हम लोग जो चलते आ रहे हैं, आइए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, ग्रह को पढ़ते हैं। आप लोगों ने जैसे पुराने वीडियो में देखा होगा, पुराने क्लास में ग्रह के बारे में, ग्रह क्या है आप जानते हैं। केपलर महोदय का एक नियम है ग्रहों की गति का नियम। उन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि सूर्य जो है आपका केंद्र में है, उसके चारों ओर जो है ग्रह जो है परिक्रमा करते रहता है, मतलब चारों ओर। तो ग्रह का पहचान है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे वो ग्रह है, जिसका अपना गुरुत्वाकर्षण हो वो ग्रह है। तो ग्रह यही चीज है कि जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करे वो ग्रह है। उपग्रह क्या है? जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाए वो उपग्रह है। तो सोलर सिस्टम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सोलर प्लेनेट, तो इसमें जो सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्रह्मांड पढ़ चुके हैं, ग्रह भी हल्का सा पढ़ चुके हैं। ग्रह में जो बचा कुचा क्वेश्चन था आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। क्लास में बने रहिएगा। तो टॉपिक थोड़ा छोटा लिखे, इसके बाद घनत्व बताएंगे। घनत्व के दृष्टिकोण से कौन आपका जो है सर्वाधिक घनत्व किस ग्रह का है, द्रव्यमान किसका है, परिक्रमण काल किसका सर्वाधिक होता है, परिभ्रमण काल सर्वाधिक क्या होता है, और ये सब है क्या, ये सब भी आज इसकी क्लास में हम लोग आपको सिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए आराम से क्लास में और देखते रहिए आराम से और समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं पढ़ाई को। आइए, तो ग्रह हम लोग जान चुके हैं ग्रह क्या होता है। अब हम ग्रह के बारे में थोड़ा सा आपको कुछ नॉलेज दे देते हैं। तो चौक ले लिए हम। तो जैसे आप जानते हैं कि ये हम जो है सूर्य बनाए हैं, ये सूर्य है, ठीक है। तो ये सूर्य है, थोड़ा सा ये सब तो पहले पढ़ा दिए, तो एक बार रिवीजन करते हैं, रिकॉल करके, ताकि आपको आगे समझ में आएगा। तो ये जो सूर्य है, आप देखिए यहाँ पर एक लाइन हम खींच दिए। तो सूर्य के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है, आप देखिए ये बुध, तो इस ग्रह का नाम हो गया बुध। उसके बाद जो नजदीक में ग्रह है, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद अपना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद ये है आपका मंगल, लिख लेंगे ये सब, और यहाँ है आपका बृहस्पति, और ये आपका है शनि, ये आपका है अरुण, और ये आपका है वरुण, ठीक है। ये ग्रह हम जान गए, तो ग्रह के बारे में हम थोड़ा जान गए हैं। अब हम समझते हैं ये जो सूर्य है हमारा, सूर्य के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है, सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह है वो बुध। ऑफलाइन बैच 3 बजे कर दिए, ऑफलाइन बैच 3 बजे कर दिए, मैसेज कर दिए ग्रुप में। आइए, थोड़ा क्षमा करेंगे, थोड़ा सा कुछ विद्यार्थी ले लिए थे, तो उनको बता दी समय 3 बजे से। आइए समझते हैं। तो ये जो सूर्य है, इसके जो नजदीक ग्रह है हमारा, ये बुध है, उसके बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, फिर है बृहस्पति, फिर है शनि, अरुण। ये आप क्रम से याद रखिएगा, क्योंकि कई एग्जाम में तो यही क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य से जो नजदीक जो ग्रह है, उन ग्रहों को आरोही क्रम में सजाए या अवरोही क्रम में। याद रखिएगा, सूर्य के साथ काफी नजदीक ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो ऑब्वियसली आप बोलिएगा बुध, क्योंकि ये सूर्य के काफी नजदीक है। जी नहीं, बुध ग्रह जो है आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं है, वो ग्रह आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो शुक्र ग्रह जो है आपका सर्वाधिक गर्म ग्रह है। अभी एक एक ग्रह को भी पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद पृथ्वी, तो पृथ्वी जो आपका ये तीसरा, मतलब सूर्य से दूरी में तीसरा स्थान आता है। उसके बाद आता है मंगल। ये लाइन क्या आती है समझाते हैं। मंगल और बृहस्पति वो ग्रह हैं जिनके बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो अभी हम समझेंगे क्षुद्र ग्रह भी क्या है, एस्ट्रॉइड्स जिसको कहते हैं। तो ये क्वेश्चन का एग्जाम पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किन दो ग्रह के बीच है, आप याद रखेंगे मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन का एग्जाम पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह जो है किन दो ग्रह के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच।
अब उसके आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सूर्य से काफी दूरी में आपका जो है वरुण है, याद रखिए, इसलिए इसको ठंडा ग्रह भी कहते हैं वरुण। अब इसके बारे में समझें बढ़िया से। सर्वाधिक गर्म ग्रह क्या हो गया? शुक्र। क्यों? आप जानते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, इसको याद रखेंगे, 21% ऑक्सीजन है और 0.03% जो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड में अंतर है। कार्बन क्या है आप जानते हैं, कार्बन जो है आपका अधातु है, लेकिन अधातु होकर भी वो ठोस अवस्था में है। कार्बन को आप गैस नहीं समझिएगा, कार्बन अधातु होकर भी ठोस अवस्था में है। तो कार्बन अधातु है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस हो जाता है, क्योंकि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं यौगिक बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस का निर्माण कर देते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का जो मात्रा होता है कार्बन डाइऑक्साइड में अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वो गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है मात्र 0.03% पाया जाता है, कहाँ पर? पृथ्वी के वायुमंडल में। अब हम ये जो शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं, शुक्र ग्रह में लगभग 90% जो है 95%, 90 से 95% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अधिक मात्रा में आपका शुक्र ग्रह के पास है, इसलिए इसको, और ये पीले पीले रंग का है H2SO4, इसलिए यहाँ का जो वातावरण है काफी गर्म है। तो शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% की मात्रा में विद्यमान रहती है और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और ये अम्ल के बारे में आप जानिए, जो भी कार के बैटरी, जो भी इन्वर्टर के बैटरी, जहां भी आप देखते हैं डीसी जनरेटर संबंधित जो भी बैटरी होते हैं उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल ही रहते हैं। तो कई क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आता है कि कार के बैटरी में कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे, तो इसको आप क्रम से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसा क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। तो ये सब जो अभी हम लोग पढ़े, अब देखते हैं कुछ और भी इंटरेस्टिंग लाते हैं। देखिए, अब हम समझते हैं कि सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन है, उससे सबसे छोटा ग्रह क्या कौन है। अब तो हम आरोही क्रम में सजा दिए। सूर्य जो है आपका, ये सूर्य के अकॉर्डिंग है, आप याद रखेंगे, सूर्य के अनुसार, दूरी के अनुसार क्रम है। अब समझेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन। आप देखिए इसमें आकार उसी तरह बना है। तो इस ग्रह में जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका वो बृहस्पति है, याद रखेंगे। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, 1 नंबर पे ये हो गया, 2 नंबर पे शनि आपका हो गया, 3 नंबर पे अरुण हो गया, 4 नंबर पे वरुण। कैसे याद रखेंगे? हम बताएं कि ये, इसको आप क्षुद्र ग्रह जो है इसके बाद समझे। ये अच्छा, 1 मिनट, ये जो हम लिखे यहाँ पर पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह, ये 4 होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ये 4 है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हुआ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसका मतलब हुआ वैसे ग्रह जो पृथ्वी के सदृश है या समान है, तो उसको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या पार्थिव या आंतरिक ग्रह, याद रखेंगे। उसके बाद बृहस्पति या बाह्य ग्रह, ये क्या होता है? बृहस्पति का मतलब भी एक तरह से होता है, बृहस्पति का मतलब भी होता है एक तरह से बड़ा, तो जोवियल प्लैनेट इसको कहा जाता है, जोवियल प्लैनेट। तो बृहस्पति ग्रह और बाह्य ग्रह जो है वो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मतलब सूर्य से काफी दूरी पर जो स्थित ग्रह होते हैं उसको बृहस्पति ग्रह या बाह्य ग्रह या जोवियल प्लैनेट भी कहा जाता है। याद रखेंगे ये बृहस्पति ग्रह और बाह्य ग्रह क्या है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि नंगी आंखों से, जैसे हमारा जो आंख है, हम कितने ग्रह को देख सकते हैं? नंगी आंखों से हम 5 ग्रह को देख सकते हैं। कैसे कैसे याद रखेंगे? बुध को देख सकते हैं, शुक्र को, पृथ्वी को आप देख नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी में आप रहते हैं। पृथ्वी को आप देख सकते हैं क्या? नहीं। तो बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, और हम देख सकते हैं बृहस्पति को देख सकते हैं, शनि को देख सकते हैं। मतलब आप सप्ताह में जितना भी दिन होता है 7 दिन, उसमें से जो भी ग्रह के नाम है उसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये ट्रिक आपका हो गया। बृहस्पति देखिए, जैसे मंगल, बुध सप्ताह का दिन है, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल 3 हो गया, बृहस्पति, शनि। उसके बाद 3 देखिए, अरुण, वरुण, सप्ताह का दिन का तो नाम नहीं है, इनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और पृथ्वी पे आप रहते हैं तो इनको आप नंगी आंखों से कैसे देखिएगा? ये 5 ग्रह को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। याद हो गया होगा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये 5 ग्रह को आप नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपको याद हो गया। अभी हम बताते हैं ये जो पहला सबसे जो बड़ा ग्रह, आइए अब जो बड़ा ग्रह जो पढ़ा रहे थे, तो सबसे बड़ा ग्रह आपका हो गया बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ये क्रम से याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद जो है आपका कैसे है,
उसके बाद जो आपका ग्रह है 1 2 3 4 5, तो पृथ्वी आपका पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। याद रखिएगा, पृथ्वी से पहले 4 बड़ा ग्रह है। कौन कौन? सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पांचवा आता है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी जो आपका ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये याद रखिएगा। इसके बाद आता है आपका, ये तो बड़ा सा बना दिया ना। इसके बाद आता है आपका शुक्र, याद रखिएगा, छठा ग्रह में आता है शुक्र। उसके बाद आता है आपका मंगल, देखिए छोटा साइज है मंगल। उसके बाद आता है बुध, सबसे छोटा लिटिल प्लेनेट बुध, और उससे थोड़ा सा बड़ा मंगल, उससे थोड़ा सा बड़ा शुक्र, उससे थोड़ा सा बड़ा पृथ्वी। तो आप उधर से याद रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर आपका पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ये हम जान गए क्रम के अनुसार, मतलब क्या, आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा, आकार के दृष्टिकोण से ग्रहों का क्रम जाने। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। आप समझ गए बढ़िया से कि आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह छोटा ग्रह कौन है, और सूर्य के दूरी से अनुसार भी समझ में आ गया, और क्षुद्र ग्रह भी समझे। उसके बाद शुक्र ग्रह क्यों गर्म होता है वो भी समझे, पार्थिव और आंतरिक ग्रह क्या है ये भी समझे, और बृहस्पति और बाह्य ग्रह क्या है ये भी समझे। अब हम थोड़ा देख रहे हैं कि और ग्रह से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसको थोड़ा सा हम ठीक से देखते हैं। आइए, अब जैसे थोड़ा सा ये ग्रह का नाम यहाँ आपको पता ही है पहले से, ये जो ग्रह, चौक को चेंज कर ले, ये जो ग्रह आपका है ये बुध है, और ये आप बताइए क्या है, जल्दी बताइए। शुक्र है, और ये आपका पृथ्वी है, और ये आपका मंगल है, ये आपका बृहस्पति है, ये शनि है, ये आपका अरुण है, और ये वरुण है, यूरेनस और नेपच्यून। तो आइए, अब हम जो यहाँ लिखे हैं घनत्व, घनत्व सर्वाधिक किस ग्रह का होता है और सबसे कम घनत्व किसका होता है, इसको समझते हैं। तो घनत्व का इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। घनत्व होता है क्या है, समझ, फिजिक्स में पढ़े होंगे, द्रव्यमान के सापेक्ष आयतन, जैसे द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व क्या हुआ समझ, जैसे शनि ग्रह का सर्वाधिक जो है, सबसे जो कम घनत्व जो है, सबसे जो कम घनत्व है वो है आपका शनि ग्रह। याद रखेंगे, सर्वाधिक जो कम घनत्व ग्रह है वो किसका है, शनि ग्रह का, और सर्वाधिक किसका घनत्व है, पृथ्वी का। तो ठीक है, तो सबसे जो कम घनत्व होता है ये शनि ग्रह का होता है, इसलिए ये पानी में क्या होते हैं, तैरने जैसा ग्रह हो जाता है। तो ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तैरता हुआ ग्रह तो शनि ग्रह, और सबसे जो है अधिक घनत्व जो है वो पृथ्वी का है। याद रखेंगे, सर्वाधिक जो घनत्व जो है आपका अधिक जो है वो किसका है, पृथ्वी का है। ठीक है, अब हम देखते हैं द्रव्यमान, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा उधर गए थे। अब इधर देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, सर्वाधिक जो आपका द्रव्यमान है आपको पहले बता दिए हैं, सबसे जो बड़ा ग्रह होगा तो द्रव्यमान उसका ही अधिक होगा। तो सबसे जो बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, इसका सर्वाधिक द्रव्यमान है, मास, सर्वाधिक मास वाला अगर कोई ग्रह है वो है आपका बृहस्पति। मास मतलब द्रव्यमान, ये तो हो गया द्रव्यमान। और सबसे जो कम द्रव्यमान वाला, सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो सबसे कम द्रव्यमान हो जाएगा बुध का। तो ये याद रखेंगे आप, बृहस्पति का जो है द्रव्यमान है, यहाँ पे देखिए शनि ग्रह का जो घनत्व यहाँ कम लिखे हैं, कम लिखे, याद रखें कम, और पृथ्वी का क्या है, अधिक, सबसे अधिक, ये याद हो गया आपको। और बृहस्पति का जो है द्रव्यमान है ये सर्वाधिक अधिक है, यहाँ अधिक याद रखिए। वही थोड़ा सा डाउट हो गया था कि हम क्या लिख दिए वर्सेस में, अधिक, और ये क्या है आपका कम है, क्योंकि उल्टा पुल्टा हो गया था थोड़ा, कम वाला इधर है फिर अधिक वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। और उसके बाद अरुण ग्रह का जो है ये, आप यहाँ देखिए, ये झुकाव अपने अक्ष पर, इससे देखिए पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। आप जानते हैं ये जो ग्लोब है, आप जानते हैं ये बीचों बीच विषुवत रेखा है, और आपका जो ये पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है, झुका हुआ है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव। पृथ्वी के जब बारे में पढ़ाएंगे तो विस्तार समझाएंगे, तो याद रखिएगा पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका है, 23.5 डिग्री। तो सर्वाधिक जो है झुका हुआ ग्रह कौन सा है उसको याद करते हैं,
तो सर्वाधिक जो झुका हुआ ग्रह है आपका वो अरुण यूरेनस अधिक है, याद रखिएगा सर्वाधिक झुकाव है। मतलब जैसे पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल से झुका हुआ है, 23.5 कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ से हम आपको 90 देख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 80, 70, 60, 45, इसी तरह 30, फिर 23.5, ये हुआ झुकाव। तो 23.5 डिग्री के एंगल से पृथ्वी झुका हुआ है। और सर्वाधिक जो झुका हुआ आपका ग्रह है एकदम लेट गया है, कौन? अरुण, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो सबसे कम ग्रह तो याद रखिएगा शनि का, पानी में तैरने वाला ग्रह। और सर्वाधिक अधिक झुकाव किसका है? अपने अक्ष पर कौन झुका है सबसे अधिक? अरुण। और शुक्र ग्रह है एकदम, ये जो है कम झुका हुआ है, एकदम टेढ़ा, मतलब सीधा है, सबसे कम झुकाव है, सबसे कम मतलब क्या? फिर तभी तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उससे भी कम पे झुका है, इसका मतलब 10 से 12 के आसपास डिग्री के आसपास। आपको समझाने के लिए एग्जैक्ट तो उतना डाटा आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो शुक्र ग्रह जो है आप उतना डाटा एग्जैक्ट याद कीजिएगा, परीक्षा में निकल पाएगा, जो हम पढ़ा रहे पढ़िए। तो शुक्र ग्रह जो है सर्वाधिक जो है आपका सबसे कम शुक्र ग्रह का जो है झुकाव है, इसलिए उसको खड़ा ग्रह भी कहते हैं। अब है परिभ्रमण का, गजब का टॉपिक है। परिभ्रमण को थोड़ा सा हम विस्तार से समझाएंगे अभी, अब इसको मिटा भी सकते हैं। अच्छा समझिए, परिभ्रमण बहुत ही मजेदार टॉपिक है। परिभ्रमण क्या हुआ इसको समझिए। परिभ्रमण क्या हुआ? जैसे सूर्य के चारों, देखिए जितना भी ग्रह है, अब यहां समझना ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमता है और एक सूर्य के चारों ओर भी घूमता है, ठीक है। जो सूर्य के चारों ओर जो घूमने का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं परिभ्रमण, इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो परिभ्रमण जो है सर्वाधिक किसका है उसको समझते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिए, परिभ्रमण जो नहीं, परिभ्रमण का मतलब हुआ एक रिवॉल्यूशन, और परिभ्रमण जो हो गया रोटेशन हो गया, और परिक्रमण हो गया रिवॉल्यूशन। माफ करेंगे, परिक्रमण जो है आपका वो आपका जो हो गया एक तरह से वो हो गया आपका रिवॉल्यूशन। परिक्रमण किसका होता है? परिक्रमा किसको कहते हैं? देखिए जैसे हम किसी अन्य का परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं चारों, जैसे ये बुध जो है अगर ये सूर्य के चारों ओर घूम रहा है इसको कहते हैं परिक्रमण गति। और जैसे ये वरुण है, अगर ये भी सूर्य के चारों ओर घूमेगा, यही परिक्रमण कहलाएगा। तो हम यहाँ लिख दिए हैं परिभ्रमण और समझा रहे थे परिक्रमण। इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं आपको परिक्रमण, घनत्व वाला मिटा लेते हैं। हम यहां पे लिख दिए आपका परिक्रमण। परिक्रमण का मतलब हुआ एक तरह से रिवॉल्यूशन। यही हुआ रिवॉल्यूशन। इसको वार्षिक गति भी कहते हैं, वार्षिक गति भी कहते हैं। तो याद रखिएगा परिक्रमण का। अब बताइए, अब यही प्लस समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये जो बुध ग्रह है ये तो काफी सूर्य के नजदीक है ना। अब ये बुध ग्रह जो है सूर्य का जो है सबसे कम समय परिक्रमा लगा रहा है, क्योंकि नजदीक में है। तो सर्वाधिक जो परिक्रमा लगाने में जो समय लगाएगा आपका, वो लगाएगा आपका कौन? वरुण, क्योंकि ये सर्वाधिक दूरी में, इसको आने में समय लगेगा, इससे फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो ये वरुण है आपका, जो वरुण है ये सर्वाधिक परिक्रमण काल इसका होता है, ये याद रखिएगा। और सर्वाधिक कम, सबसे जो कम होता है वो होता है आपका बुध का। तो ये बुध और वरुण से परिक्रमण समझना है। अब यही परिक्रमण को समझेंगे थोड़ा विस्तार से आगे जाके। तो पहले यहाँ समझते हैं परिभ्रमण। ये परिभ्रमण क्या है? जब कोई पिंड, समझते हैं पिंड वस्तु, जब कोई पिंड अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर ही घूम जाए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं ये घूम गए, इसको कहेंगे हम लोग परिभ्रमण। तो परिभ्रमण क्या हुआ? अपने आप अपने अक्ष पर ही घूम लेना, ऐसे है और ऐसे घूम गए, यही है आपका क्या? परिभ्रमण। तो जो बृहस्पति ग्रह जो है इसका सबसे कम परिभ्रमण होता है, मात्र ये 10 घंटे में अपनी एक्सिस पर एक बार पूरा घूम जाती है, मात्र 10 घंटे। और सर्वाधिक जो है आपका परिभ्रमण जो होता है किसी का, वो है शुक्र ग्रह। याद रखिए, शुक्र ग्रह का परिभ्रमण काफी समय लगता है इसको घूमने में। तो मात्र 10 घंटे में ये जो है अपना एक बार चक्कर लगा लेता है मात्र। और पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपना एक बार चक्कर लगाता है, वही इसका परिभ्रमण।
और परिक्रमण क्या है? जब वो ग्रह सूर्य के सापेक्ष घूमेगा उसको कहेंगे परिक्रमण। अब थोड़ा सा हम आपको परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में समझाएंगे, उसको समझा देते हैं। अब ये जो परिभ्रमण है, इसको परिभ्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं, और एक आपका है जो परिक्रमण। तो चौक को भी चेंज की, परिभ्रमण। ये जो परिभ्रमण है और ये परिक्रमण है, जैसे दिन और रात का होना, ये क्यों होता है? दिन और रात क्यों होता है? और परिभ्रमण गति को भी घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। और इसी का नाम है दैनिक गति। क्या नाम है बच्चा? दैनिक गति। हमारे सभी एस्पिरेंट ध्यान से पढ़े। तो परिभ्रमण गति, घूर्णन गति और दैनिक गति एक ही चीज है। तो दिन और रात का होना अगर एग्जाम में आ जाए कि दिन और रात क्यों होता है, आपको परीक्षा में टिक मारना है, वो भैया परिभ्रमण, घूर्णन या दैनिक गति के कारण, दिन और रात। क्योंकि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, देखिए सूर्य तो आकाश गंगा में घूमता है, आपको बता ही दिए, यहाँ पर केंद्र, यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य अपने एक्सिस पर ही घूमती है, लेकिन पृथ्वी के सापेक्ष वो स्थिर है। याद रखेंगे, सूर्य जो है पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर है, इसलिए आपको लगता है कि सूर्य नहीं घूम रहा है, लेकिन वास्तविक में सूर्य पूरब से पश्चिम घूमता है। याद रखेंगे। अब यहां समझ रहे हैं, जैसे यहां आपका पृथ्वी है, अब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ रहा है, ये तो आकाश गंगा से बाहर पृथ्वी बैठा, चलिए आकाश गंगा बाहर। तो जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ दिन हो जाता है। जब यही पृथ्वी घूम जाता है, जैसे बॉल का प्रयोग कर सकते हैं, लैंप के बगल में आप बैठा सकते हैं, तो वहां देखिएगा कि जो सूर्य का जो है, सूर्य जो है आपका, जब पृथ्वी पर उसका प्रकाश पड़ता है तो दिन हो जाता है, और जब प्रकाश नहीं पड़ता तो रात हो जाता है। यही कारण है। इसका मतलब किसका समस्या है? पृथ्वी का समस्या है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, यही कारण है दिन और रात होता है। देखिए कितना बड़े आपको समझा दिया, समझ गए होंगे दिन और रात क्या होता है, घूर्णन गति कारण। अब समझते हैं ये परिक्रमण, रिवॉल्यूशन, इसको वार्षिक गति कहते हैं। तो वार्षिक गति क्यों कहते हैं? देखिए, जब पृथ्वी अपना, ये पृथ्वी जो है पांचवा बड़ा ग्रह, ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक बार परिक्रमा कर ले, उसको वार्षिक गति कहते हैं, या परिभ्रमण गति कहते हैं, या रिवॉल्यूशन। और ये होता कब है? 365 दिन 5 घंटा और कुछ मिनट के आसपास जो है ये समय लगता है। तो याद रखिएगा, 365 दिन 5 घंटा और भी कुछ 30 मिनट के आसपास या 6 मिनट के आसपास। 365 दिन 5 घंटा 6 मिनट के आसपास, एग्जैक्ट 6 मिनट भी हो सकता है। तीन 365 दिन 6 घंटा भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 दिन मिल सकते हैं। 365 दिन 6 घंटे। अब यहां देखिए, अब यही जो है आपका जो परिक्रमण है, वार्षिक गति है। अब ये क्या है? 365 दिन 6 घंटा भी चक्कर लगा रहा है। कौन? पृथ्वी। किसका? सूर्य का। अब जब ये लगा रही ग्रह है, तो ये जब परिक्रमा जो पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटा में करता है, तो साल लग गया ना, 1 वर्ष लग गया, 12 महीना गया, इसलिए इसको वार्षिक गति। अब ये वार्षिक गति का होता क्या क्या? दिन और रात का छोटा बड़ा होना वार्षिक गति के कारण। याद रखिएगा, दिन और रात का छोटा बड़ा होना वार्षिक गति के कारण, परिभ्रमण गति के कारण, और दिन रात का होना परिभ्रमण गति के कारण। याद रखेंगे, ये परिक्रमण है और ये परिभ्रमण। थोड़ा सा हम लोग इंग्लिश में पढ़ लेते हैं इसको, रिवॉल्यूशन और रोटेशन, ताकि आप याद रखिए। परिक्रमण का मतलब है जब हम किसी और का परिक्रमा घूमते हैं उसको परिक्रमण कहते हैं। परिभ्रमण मतलब अपना स्वतः। तो ये जो हमारा वार्षिक गति का क्या क्या होता है? दिन और रात का छोटा बड़ा होना वार्षिक गति का, या ऋतु परिवर्तन हो जाना। 6 ऋतु होते हैं, जो ऋतु का जो आना जाना होता है ये भी होता है आपका वार्षिक गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य भी अपने अक्ष पर घूमती है, और पृथ्वी क्या है,
जब अपने अक्ष पर घूमते 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 सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं तो इसको एक समय लगता है। उसी बीच जो होता है सूर्य की स्थिति भी थोड़ा बदल जाती है, सूर्य की भी थोड़ा स्थिति बदल जाती है। तो सूर्य की स्थिति के बदलने के कारण ही ऋतु परिवर्तन होते हैं। याद रखिएगा, ऋतु परिवर्तन में सूर्य का संबंध है, दिन और रात का छोटा बड़ा होना में सूर्य का संबंध है। अभी विस्तार से पढ़ेंगे वो सब कि कब होता है 22 दिसंबर, 21 जून, विषुव क्या है, इक्विनॉक्स क्या है, धीरे धीरे समझेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा विस्तार से जाना परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है। और एक चीज छूट गया आपको बताने के कि ये जो आपका होता है, जो अक्ष पर जो झुकाव होता है उसको समझ गए। अब कौन से ग्रह का जो क्रम है उसको समझते हैं। आप जानते हैं सूर्य का जो क्रम होता है वो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। सूर्य जितने भी ग्रह हैं सब पश्चिम से पूर्व, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। सभी ग्रह जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब उल्टा इस तरह। ये ग्रह का क्रम सभी को, फिर सभी भी याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व। कोई भी ग्रह पूछे आपको एग्जाम में पश्चिम से पूर्व ही मारना है। और शुक्र, और पूछे आपको सूर्य का पूर्व से पश्चिम। दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, उसको याद रखना है। वो आपका है शुक्र ग्रह, ये आपको याद रखना है, शुक्र और अरुण। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से ऐसे कॉलम बना लेते हैं, और यहां लिख दीजिए आप, क्या लिख दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम का, क्या आपको याद है। और बाकी को आपको याद नहीं रखना, बाकी स्वतः याद, पश्चिम से पूर्व। तो याद हो गया आपको, सूर्य पूर्व से पश्चिम, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो जो है पश्चिम से पूर्व, और दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम, शुक्र और अरुण। तो हम लोगों ने आज ग्रह के बारे में समझा, पूरा ग्रह पढ़ लिए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो आपके पास आएगा, समक्ष आएगा, तो जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में और ला देंगे। तो 4 ग्रह के बारे में विस्तार से समझेंगे कि चारों ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह किसका है, उपग्रह का नाम क्या है, कौन से ग्रह में जो विशिष्ट गुण है जो क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। तो 4 करके 2 बार सीरीज आएगा ग्रह चैप्टर, तब जाके आपको खत्म होगा। फिर आगे समझेंगे सौर, अपसौर, एपिसाइड, ये सब रेखा समझेंगे, प्रधान मध्याह्न, प्रधान अक्ष रेखा, ये सब समझेंगे। तो आज हम लोगों ने ग्रह के बारे में विस्तार से समझा, और थोड़ा सा ग्रह के बारे में आप लोग इसको क्या करेंगे, वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करेंगे, और एक एनसीईआरटी बुक बनाइए, एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा, उसके बाद इसको मिला के पढ़िए, और भी आपको मजा आएगा। धीरे धीरे रहस्य खुलेगा इसका, और फिर इंटरेस्टिंग आएगा। देखिए, फाउंडेशन एक्सप्रेस का मतलब है आपका गाड़ी को फाउंडेशन, आपकी जो योग्यता है उसको एक तरह से फाउंडेशन में कर देना, उसके बाद उसका एक्सप्रेस कर देना, मतलब उसमें गति ला देना। तो पहले फाउंडेशन तो ठीक हो जाए। तो फाउंडेशन एक्सप्रेस में जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं सबको यही बोल रहे हैं, इस क्लास को अच्छे से देखें, सारे कंटेंट अपलोड होते रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि हमारा कंटेंट छोड़ना नहीं है। मोटो है स्लो एंड स्टडी विद द रेस्ट। तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखें और दोस्तों को शेयर करें, जरूरतमंद जितने भी जरूरतमंद हैं उनको पहुंचाएं हमारा ये वीडियो, ताकि जो बच्चे ये सब नहीं पढ़ पाते हैं ठीक से, और उनका बेसिक खराब हो जाता है, और कंपटीशन में उनको फिर दिक्कत हो जाता है। और कंपटीशन में इतने विद्यार्थी हैं, इस क्लास को अच्छे से देखें। ये मन नहीं सोचें कि बड़े कोचिंग में जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, 4-5 लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, तो तरह तरह का प्रदीप पढ़ेंगे, तब जाके हमारा कंपटीशन निकलेगा। ऐसा नहीं, कंपटीशन निकालने के लिए आपको निरंतरता होनी चाहिए, आवश्यक सामग्री ही रखें, ज्यादा चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब आप 5-6 साल 6-7 साल असफल हो जाइएगा, उसके बाद पता चलेगा पुनः मुस्तु भव कि पढ़ाई क्या है, जड़ पे प्रहार कीजिए। ठीक है, तो पढ़ाई आराम से करें, जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इसको लेते रहे, इतना ही जानकारी जरूरत है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए अथाह सीमा है ज्ञान का, क्योंकि हम लोग यदि भी कोई भी मनुष्य इस यूनिवर्स में जितने भी मनुष्य रहते हैं वो थोड़ा भी जान, अगर आप समझ रहे हैं कोई बहुत कुछ जान रहा है, तो इस ब्रह्मांड का जो यूनिवर्स का जो ज्ञान है -% उसके पास है। चाहे कोई भी रहे, जितना भी आप देख रहे हैं सांसारिक में जो ज्ञान लिया है किताबी का, वो सब -% ही है। इसलिए अपने ज्ञान को ज्यादा इस चक्कर में पढ़ाएं, आपका एग्जाम निकल जाए, ज्ञान देने के लिए समय बहुत है। आप एग्जाम ही फेल कर जाइएगा तो आपके पास ज्ञान का कोई, ये इन्फॉर्मेशन बस कचरा हो जाएगा। इसलिए आप परीक्षा निकालने के लिए पढ़िए कि भविष्य में हमको एक सरकारी नौकरी, जिसके लिए हम मेहनत करें, अच्छे डिपार्टमेंट में जाएं और देश की सेवा करें। तो हमारे इस वीडियो को देखें
और जरूरतमंदों तक इन वीडियो को जरूर पहुंचाएं। इसलिए हमारे सभी फाउंडेशन एक्सप्रेस के सारे विद्यार्थियों को पुनः धन्यवाद।